नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथ ही यह अध्ययन मंत्रा का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर यह 1 है। कुल प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 15 दिए गए हैं जो कि सारा का सारा प्रैक्टिस सेट आपका इसी चैनल पर अध्ययन करवाया जाएगा। बता दें साथी कि आपको इस चैनल पे शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाता है और बारीकी से सारे सिलेबस को करवाया जाता है। चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती की हम बात कर लें या फिर किसी अन्य राज्य की शिक्षक भर्ती की बात कर लें, तो उन सभी स्टूडेंट से हम बता देते हैं कि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार से हो या फिर किसी अन्य राज्य से हो, साथ ही यहाँ पे हर चीज़ बारीकी से समझाया जाता है और वही चीज़ बताया जाता है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप सभी से विनती है कि क्लास में पेशेंस बनाए रखिएगा और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि मेरा जो आदत है साथी वो ये है कि हम हर चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं और मेरा यही सिद्धांत भी है, क्योंकि मानकर चलिए मेरा यह उद्देश्य है कि आपसे प्रैक्टिस सेट का हूबहू प्रश्न ना पूछा जाए। अगर मानकर चलिए यह क्वेश्चन आपसे अलग पूछ दिया जाए तो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हर स्टूडेंट को कम से कम एक क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट अलग अलग बता दें, ताकि आपसे मानकर चलिए ये ना पूछकर कुछ और पूछ दें तो आप सही कर पाएँ। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वहाँ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साथी, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बताया गया भी प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग जल्दी से बता दें। इसका जो आंसर होगा साथी वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर जेम्स आउड्रम एंड डब्ल्यू टेलर जो था यह साथी क्या कहता है, तो 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र कहता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करना चाहेंगे साथी इसके बारे में भी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यह जो सर जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर है, यह 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहता है। वहीं आपसे पूछ दिया जाए सर जॉन्स के बारे में और सन जॉन्स लॉरेंस के बारे में, तो याद रखेंगे साथ ही यह दोनों जो व्यक्ति थे यह 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं, तो सिपाही विद्रोह कहते हैं। वहीं आपसे पूछा जाए टी.आर. होम्स के बारे में, तो याद रखेंगे टी.आर. होम्स जो थे यह साथी सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये जितने भी थे ये सभी इतिहासकार जो थे यह इंग्लैंड के इतिहासकार थे, ब्रिटेन इतिहासकार थे, इसलिए ब्रिटेन का क्या कर रहे थे, तो पक्ष ले रहे थे। हम भारतीय इतिहासकारों की अगर बात की जाए तो भारतीय इतिहासकार भी आपको जानना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आते हैं आपका अशोक मेहता। अशोक मेहता सबसे पहला इतिहासकार है जो कि द ग्रेट रिबेलियन अपनी पुस्तक है। इन पुस्तक में सबसे पहले 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं साथी, तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बी.डी. सावरकर आते हैं जो कि 1909 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने इस विद्रोह के बारे में बताया है कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि भारत के संदर्भ में आप लोग इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ऑप्शन आपके सामने है तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ओनली 2। ध्यान दीजिएगा साथी, हम बात करते हैं अगर इसके बारे में, तो यह आपका कृषक वर्ग था। वैसे हम बात करें तो 1857 के विद्रोह में बहुत सारे वर्ग थे जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसमें साहूकार भी आते हैं, कृषक वर्ग भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे शासक वर्ग भी थे जो कि 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम उस समय की बात करें साथी तो उस समय भारत में कुल 550 से अधिक आपका राजवाड़े थे, शासक थे, जिसमें कुछ गिने चुने ही शासक थे जो कि यह 1857 की क्रांति में साथी पार्टिसिपेट करते हैं। जिसमें आपका हम बात कर लें तो यह आपका पटियाला हो गया, जींद हो गए, ग्वालियर हो गए, पंजाब हो गए, बंगाल हो गए, सिंधिया हो गए। ये सभी जो राजवाड़े थे गिने चुने, यह कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और यह अंग्रेजों की राजभक्ति करते हैं, जो कि आप लोग इसको याद रखेंगे, आपसे पूछ दिया जाएगा। आगे हम बात करें साथी तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया गया है। वह नगर कौन कौन से हैं, आप लोग यहाँ पे क्रम के अनुसार बताइए। हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साथ ही यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लें और जल्दी से बता दीजिए कि इसमें राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगा साथी? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर जो की है यह आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें साथी रोहिणी के बारे में, तो यह रोहिणी में सबसे पहले, बिहार के रोहिणी में सबसे पहले 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है, जो कि 12 जून 1857 को यहाँ पे प्रारंभ होता है। रोहिणी कहाँ है? तो रोहिणी साथी यह देवघर का एक गांव है, जो कि वर्तमान में यह झारखंड के क्षेत्र में देवघर पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट था। आगे हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, तो जल्दी से आप लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दें, तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, खोंड। ठीक है, अगर हम बात करें खोंड जनजाति के बारे में, तो साथी खोंड एनिमेटेड धर्म का पालन करते हैं। कुछ हिंदू देवताओं की भी पूजा करते हैं, तो कुछ इसमें ईसाई धर्म को भी मानते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। लेकिन इसमें अस्थाई जो देवता हैं वो कौन है? तो सिंह बोगा। आप लोग पढ़ेंगे साथी जब जनजातीय आंदोलन के बारे में, तो आप वहाँ पे बिरसा मुंडा के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, बिरसा मुंडा के इतिहास को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे कि जो बिरसा मुंडा थे ना, वो सिंह बोगा की पूजा करने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। प्रश्न कह रहा है किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जो कि क्वेश्चन जो है साथी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दें। इसका आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्ष 1924 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो साथी सत्येंद्र नाथ सन्याल के द्वारा वर्ष 1924 में आपका क्या जाता है किसका? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका हम बात करें तो इसको HRA के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका वर्ष 1928 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा, वर्ष 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है बाद में। तो इसका पूरा नाम जो हो जाता है HSRA। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण संगठन था यह। आगे हम बात कर ले साथी, तो आगे कहता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हम बताए हुए हैं आप सभी को कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं वो कौन रही हैं? तो एनी बेसेंट रही हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, एनी बेसेंट रही हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे, जो कि वर्ष 1917 के अधिवेशन में ये साथी क्या करती हैं? तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं। और आपसे यहाँ पे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष ना पूछकर आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप क्या बताइएगा? तब आपका ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू सही होंगे। ठीक है साथी, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान देते हैं। तो कहता है कि निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो जल्दी से बता दे साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वह क्या होगा, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो यह आपका क्या होगा साथी? ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की जाती है साथी, यह ज्योतिबा राव फुले के द्वारा वर्ष 1873 में की जाती है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है साथी, जो कि गुलामगिरी नाम से इनका पुस्तक है। काफ़ी फेमस पुस्तक है, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे है आपका क्वेश्चन जो है, कहता है निम्नलिखित वर्गों में कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे। जल्दी से बता दीजिए कि वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है साथी, उसमें कौन सा वर्ग जो था वो अप्रभावित था? क्या महिलाएं थी, कृषक थे, मुसलमान थे या फिर बुद्धिजीवी थे? कौन थे? आप लोग यहाँ पे बता दीजिए, ऑप्शन आप लोग चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम बात करें साथी 1857, क्षमा चाहेंगे साथी, हम 1857 की क्रांति बोल दिए थे। यह आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग जो थे, यह आपका वर्ष 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन होते हैं जिसमें यह अप्रभावित रूप से रहते हैं, इसको याद रखेंगे। यहीं पे अगर हम बात कर ले साथी, तो जो यह स्वदेशी आंदोलन होता है यह किस लिए होता है? तो जब बंगाल विभाजन अधिनियम आता है उसी के संदर्भ में होता है, याद रखना है आप सभी को। और उसके बाद वर्ष 1906 में आपका
मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे हम चलते हैं तो आगे आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। होम रूल लीग की जो स्थापना में था साथी, इसमें से किनका योगदान नहीं था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। हम अगर बात करें साथी होम रूल आंदोलन के बारे में, होम रूल जो कि यह किनके द्वारा स्थापना की जाती है, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। कब की जाती है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे 28 अप्रैल वर्ष 1916 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो होम रूल है यह शब्द कहाँ से लिया गया है, तो क्या आप लोग बताइएगा। तो साथी यह जो शब्द है यह आयरलैंड का शब्द है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जाता होम रूल है, यह भी आप लोग याद रखेंगे साथी। उसके बाद आपका जो है यह आपका कौन हो जाएंगे, तो सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। ये तीनों जो थे साथी, ये तीनों मिलकर चलाते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में चलाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। HS ऑकलैंड जो थे यह आपका इससे संबंधित नहीं थे, याद रखेंगे। अगर होम रूल आंदोलन के बारे में हम और भी चर्चा करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है। एक, बाल गंगाधर जो तिलक थे साथी, इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं थी। एक पत्रिका का नाम था आपका मराठा, एक पत्रिका का नाम था केसरी, जो कि साथी इनके द्वारा यह पत्रिका में इस आंदोलन को जोर देने के लिए चलाया जाता था। और एनी बेसेंट जो थी इनका भी 2 पत्रिका था। इनका पत्रिका का नाम क्या था, तो याद रखेंगे साथी, एक था आपका कॉमनवेल्थ और दूसरा था आपका न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ जो था यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और आपका न्यू इंडिया जो था यह आपका दैनिक पत्रिका थी, जो कि इस आंदोलन को मजबूत करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या। एक सेकंड साथी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो कि 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डेप्थ में है, तो जल्दी से बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो आपका होगा क्या, तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ठीक है साथी, याद रखना है आप सभी को, आपका वर्ष 1919 के समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 24 नवंबर वर्ष 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। सितंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में साथी खिलाफत आंदोलन के तौर पर अधिक बढ़ावा दिया गया था और इसी के संदर्भ में इस महात्मा गांधी के द्वारा साथी यह कथन बात की गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपका किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन शासक था, कौन सा वंश था जो कि ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम का अनुदान में दिए हैं, मतलब दान में देते हैं। तो वो आपके कौन हो जाएंगे, जल्दी से बता दीजिए इसमें राइट आंसर। तो यह आपका होगा साथी गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे। ठीक है, कौन थे, श्री गुप्त। और इसका जो समय काल रहता है वो कब से कब, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे 240 से साथी 280 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, समय काल रहता है, शासन रहता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें गुप्त शासकों के बारे में साथी, तो इसी के समय में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई जाती थी, जो कि इस मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो अभिलेख में दिनार कहा जाता था। तो यहाँ पे आपसे यह भी पूछ दिया जाएगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कहता है किस काल में, ध्यान दीजिएगा, किस काल में छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी। जल्दी से बता दीजिए कि साथी वह कौन सा काल था कि जो कि छुआछूत का जो अवधारणाएं थी यह उद्भव हुआ था। यह आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो याद रखना है यह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे दे दिया गया है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी होगा साथ ही पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता नियुक्त किया था। अक्ता का मतलब क्या होता है, पहले हम इस पर भी बात करेंगे। पहले अपना आंसर दे दीजिए आप सभी लोग कि जो मोहम्मद गौरी का अक्ता था वह कौन था प्रथम, तो यह साथी आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम बात करें साथी तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था
याल्दुज जो था और आपका नासिरुद्दीन, यह तीनों मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सेवक था। लेकिन इसमें सबसे करीबी जो था यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। और साथ ही मोहम्मद गौरी जो भारत में ये क्षेत्रों को जीतता है तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर कर यह वापस गजनी लौट जाता है, वापस अफगानिस्तान लौट जाता है। इस बात को याद रखना है आप सभी को। और 1206 ईस्वी में साथी दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है यह किसके द्वारा की जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की जाती है। सबसे पहला गुलाम वंश का स्थापना करता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या? कहता है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? साथ ही जल्दी से बता दें, खालिसा भूमि जो है यह किस शासक के समय में सबसे ज़्यादा यहाँ पे विकसित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात कर लें तो साथी याद रखना है आप सभी को 22 अक्टूबर वर्ष 1896 का समय था, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। तो ये सभी बात आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी साथी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न कहता है सल्तनत काल के सिक्के टका, शशनागी और आपका जीतल इसके जो है यह किस धातु से बनते थे? तो जल्दी से बता दीजिए साथी कि सल्तनत काल के जो सिक्के थे टका और आपका शशगानी और जीतल जो है यह जो धातु थे कौन से धातु से बनाए जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो साथी चांदी और तांबा, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चांदी और तांबा के बारे में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट प्रश्न कहता है यहाँ पे, उस पर हम ध्यान दीजिएगा। कहता है 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा जो है साथी यह रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथी क्या? तो याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अब यह मलिक मोहम्मद जायसी कौन था? तो याद रखिएगा साथी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत से पद्मावती के वीरा वियोग का वर्णन किया है और 12 मासा के रूप में इसको उल्लेखित किया है, ठीक है। आप सभी पद्मावती मूवी देखे होंगे। पद्मावत जो थी यह किसकी पत्नी थी साथी? ये आपको कमेंट में बताना है। तो आप लोग जरूर से बताइएगा, पूरा हम आपको हर चीज़ क्लियर कर देंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना आंसर भी देते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जल्दी से बता दीजिए साथी, आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी लेवल का है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बंदरगाहों से आमदनी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय जो व्यवस्था थी साथी इसका मुख्य विशेषता जो था यह बंदरगाहों से आमदनी थी। अब बंदर क्या क्या होता है ये आप लोग मत पूछिएगा, आप सबको बहुत बार बताया गया है कि बंदरगाह क्या होते हैं, इस पर क्या किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। कहता है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? जो क्वेश्चन है काफ़ी लेवल का है, इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। साथ ही इसको याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथी सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यह क्या है? तो तुलुगामा प्रथा है। अब तुलुगामा प्रथा क्या है यहाँ पे हम इस पे चर्चा करेंगे, समझिएगा। यहाँ पे आप लोग पानीपत के जो प्रथम युद्ध है यह बाबर ने पहली बार तुलुगामा युद्ध पद्धति के मुताबिक साथी तोप खाने का प्रयोग किया था, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध सेना या फिर हम कह लें सीनेबाज थे जो कि जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की जिसका अनुदान बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया था, ठीक है। और यह पानीपत का जो युद्ध हुआ था साथी कब हुआ था? तो याद रखना है आप सभी को
1526 में होता है, ठीक है, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ होता है और उस प्रकार से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और आपका मुगल वंश का नींव पड़ता है भारत में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। हम बात करें अगर आगे, तो क्वेश्चन कहता है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो थी यह किसकी उपज थी साथी? तो याद रखना है अकबर की उपज थी। किसकी थी? अकबर की थी। हम बात करें अगर इसके बारे में, तो याद रखिएगा राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई थी और जब्ती प्रणाली में भूमि की पैमाइश और खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर एक कर या फिर 2 करों के निर्धारित किया जाता था। बाबर की जो मृत्यु हुई है यह भी आपसे पूछ देगा, तो याद रखना है साथी, यह आपका 16 अक्टूबर वर्ष 1605 में होता है। तो आई होप कि हर चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम चल रहे हैं। क्लास थोड़ा लंबा होगा, हम पहले ही बता दिए आप सभी को, क्लास बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो आप क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद 100% हम दावा कर सकते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। दूसरा कि उस क्वेश्चन से अगर कभी भी आपसे पूछा जाए प्रश्न तो आप उसको हल करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि और इसी उद्देश्य के साथ हमको आगे भी बढ़ना है साथी। कहता है जवाबविद का संबंध किससे था? जवाबविद का जो संबंध था किससे था, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथी राज्य के कानून से। अब जवाबविद होता क्या है यह भी हम बात करेंगे। तो जवाबविद का जो संबंध था यह राज्य के कानून से था। जब कोई शासक, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जवाबविद कानून कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो कह रहा है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह याद कीजिए और आपका कौन था? तो मुगल के शासकों के बीच जो झगड़े का जड़ था उसमें से क्या था? काबुल था, कुंदूज था, कंधार था या फिर गजनी था? कौन सा वजह था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या था? कंधार था, ठीक है। क्या था? कंधार। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो मेन वजह था वह कंधार था साथी। और जहांगीर ने ईरान से भारत का सिंध द्वार कहे जाने वाले व्यापार एवं सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत गंधार को जीत लिया था, ठीक है। कौन जीता था? तो यह आपको जहांगीर जीतता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कहता है साथी, यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है 2 अस्पा सिंह अप्पा प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जल्दी से यहाँ पे आप सभी लोग आंसर कर दीजिए। यह जो था साथी यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? जहांगीर। जहांगीर जो है इसका जन्म कब होता है अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना है 30 अगस्त 1500 आपका साथी 5069 में होता है, ठीक है। जहांगीर के बारे में बता रहे हैं, याद रखेंगे। जहांगीर ने 2 चीज प्रारंभ किया था, पहला 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है। यह जो प्रथा थी इसका शुरुआत करता है। इस प्रथा में 2 अस्पा में मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवार के साथ उतने ही हम कह लें एक प्रथा से अतिरिक्त घोड़े रखने की, और जबकि सिंह अस्पा में हम कह लें कि मनसबदारों को दुगने कोतल घोड़े रखने की प्रथा थी। यहाँ पे अधिकार दिए जाते थे, ठीक है। कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको मुगल के बारे में, तो मुगल का जो शब्द होता है थोड़ा सा टफ होता है, तो आप लोग 1-2 बार क्लास देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, हर चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है साथी कि थोड़ा सा सेशन को आप लोग शेयर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते रहते हैं ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आपको बस इतना करना है कि थोड़ा सा इस सेशन को, इस चैनल को शेयर करते चलिए। और हम लगातार बोलते हैं कि आपका बीपीएससी हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, या फिर किसी राज्य का शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, एस टेट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आप बेफिक्र रहें और आइकॉनिक एस्पिरेंट पे आप भरोसा कीजिए। आइकॉनिक एस्पिरेंट आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और हर चीज़ आपका क्लियर करने के लिए तत्पर रहता है। बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, अपना परिवार को थोड़ा बड़ा करने का कोशिश कीजिए साथी, ताकि आप सभी के लिए आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर विकल्प आपके सामने लाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो नेक्स्ट है वहां पे ध्यान देते हैं। कहता है
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी जो प्रथा है यह किससे संबंधित है साथी? जल्दी से आप सभी लोग बताएं। तो यह आपका हो जाएगा कौन सा साथी? तो याद रखना है मराठा भू राजस्व प्रथा। ठीक है, सरंजामी जो व्यवस्था है यह मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता था। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे या कौन थे? तो शिवाजी थे, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। भारत में वर्ष 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा साथी कहाँ पे? तो सूरत में। सबसे पहले जो है यह आपको सूरत में ही किया जाता है। याद कीजिएगा इस चीज़ को आप सभी लोग। कब की जाती है? तो वर्ष 1812 में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लें तो अंग्रेज जो थे यह ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है यह आपसे पूछ देगा कब होती है। याद रखना है साथी 31 दिसंबर वर्ष 1600 ईस्वी को क्या होता है? तो महारानी के द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम टेलर के द्वारा इनको एक एकाधिकार पत्र दिया जाता है, घोषणा पत्र दिया जाता है साथी, जिसमें क्या होता है? तो भारत में अकेले इनको अधिकार रहता है कि यह व्यापार करें। ठीक है, यह एकाधिकार जो है यह 20 वर्षों तक दी जाती है। आगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि धीरे धीरे 20 वर्ष करके कितने वर्ष तक हमारे देश पे शासन करने लगते हैं। आगे हम चलते हैं तो कहता है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किससे स्थापित की थी? जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था जो है यह किसने स्थापित की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका कौन सा? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वासुदेव बलवंत फडके जो थे इनके द्वारा स्थापित की जाती है। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा, मुख्यतः इसका कारण क्या रहा था? तो यह आपको याद रखना साथी, इसका मुख्य तो जो कारण रहा था वो आपका क्या था? तो उपयुक्त में से सभी थे। क्या थे? अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण था, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण थे और पाश्चात्य सामाजिक अवृत्ति के कारण रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे आर्थिक विकास के अवरोध के कारण को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपका योजना आयोग का स्वरूप क्या था? योजना आयोग का जो स्वरूप है यह आपको याद रखिएगा साथी, इसका क्या था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो यह आपका होगा साथी परामर्शदात्री था। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी इसको हम कह लेते हैं, सिंपल है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है यह पूछ देगा कि योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो याद रखेंगे साथी यह आपका 15 मार्च वर्ष 1950 में होता है। ठीक है, कब होता है? वर्ष 1950 में, जो कि आपको जनवरी 2015 में साथी यह योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। और याद रखना है आप सभी को कि योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं साथी वही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि भारतीय योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो अभी हम बता ही दिए आपको, प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संबद्ध साहित्य में नहीं हुआ है? जल्दी से बता दीजिए। यह आपका इंडियन इकोनॉमी का जो प्रश्न है बेहतरीन प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कर दीजिए। इसका जो हम बात करें साथी इसका राइट आंसर का, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या साथी? तो यह आपका कंदम होगा। ठीक है, कंदम हो जाएगा। कंदम की अगर हम बात करें तो भारत के प्राचीन इतिहासकार एक कालखंड है। यह कालखंड ईसाई पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। यह आपका संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे साथी अगर हम बात कर लें तो यह इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि यह इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट करने में शायद गलती हो गया होगा, शायद बुक। तो यहाँ पे जो है संगम साहित्य हम कब पढ़ते हैं? भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे इतिहास का ये क्वेश्चन होना चाहिए था, खास करके प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी तो होता ही नहीं, इंडियन हिस्ट्री होता आपका। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छा उससे मैटर नहीं है, हम लोगों को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए।
कह रहा है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनमें संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 सूची 2 के सुमेलित कीजिए और सूची के माध्यम से कुटुंब की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग सूची के माध्यम से। आपको वैसे हम बता दिए हैं कि बुद्ध ने 4 जो दृश्य देखे थे वो कौन कौन सा दृश्य था। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको मिलान करना है। जन्म है, ज्ञान प्राप्ति है और प्रथम प्रवचन है और निंदन है। तो आपको मिलान करना है कि जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये सभी आपको मिलान करना है। तो जल्दी से आप लोग कूट के माध्यम से मिलान कर दें साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो जल्दी से बता दीजिए। यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में निम्न बुद्ध तीर्थ मुख्य माने गए हैं, जो कि हम बात कर लें तो पहला यहाँ देखिएगा। पहला क्या है आपका? पहला जो है यह आपका लुम्बिनी है। लुम्बिनी में क्या होता है? तो भगवान बुद्ध का जन्म होता है। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ज्ञान की जो प्राप्ति होती है यह कहाँ होती है? तो यह आपका बोध गया में होता है। और आपका प्रथम जो प्रवचन देते हैं यह कहाँ देते हैं? तो यह आपका सारनाथ में देते हैं साथी। और जो निंदन होता है इनका कुशीनगर में होता है। कुशीनगर कहाँ है ये बताने का जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ियाहीन पंछी है वो कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ियाहीन पंछी जो है यह इसमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो यह ध्यान दीजिएगा साथी, कीवी होगा। कीवी जो होगा ये आपको याद रखना है। और कीवी जो होता है साथी ये एक खाने वाला फल भी होता है। जब खास करके बॉडी में जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तब यह कीवी खाया जाता है, ताकि बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा प्रचुर मात्रा में हमें मिल सके। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कीवी जो है यह भारत में खाने वाले फल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में साथी इसको एक पक्षी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समुद्री नीला प्रतीत होता है कब? समुद्र जो है यह नीला प्रतीत होता है कब? जल्दी से बता दीजिए। कई बार बताया गया यह प्रश्न है और ये अगर बात मानी जाए तो यह आप 5 या 6 के जब आप साइंस को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो बहुत ही लेवल का जो क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन अगर आपको 5, 6, 7, 8 ये सब जो बुक है इस पर अगर आप पकड़ बनाए हुए होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा साथी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या होगा? जल के नीले रंग के कारण होता है। समझ आएंगे साथी क्या होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश परिकर्ण के कारण होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि समुद्र जो है नीला प्रतीत क्यों होता है हमें, तो आप लोग इसको बताने में अब सक्षम रहिएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है? जल्दी से बता दीजिए। तेज हवा वाली जो रात्रि होती है साथी इसमें जो ओस है वो क्यों नहीं बनती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखना है आप सभी को, वाष्पीकरण की दर जो होती है यह तेज होती है। इस कारण से जो है तेज हवा में क्या होता है? तो जो वाष्प होते हैं नहीं बनते हैं, शीत जो होते हैं नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ पे आपका कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुष्प हो जाएंगे। हम बात करें अगर इसके बारे में तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथी, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है ये आपका पुष्प होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और हम अगर बात कर लें साथी पुष्प के जो अध्ययन हम करते हैं इसको क्या कहा जाता है? आपसे पूछ दिया जाएगा तो याद रखेंगे एंथ्रोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथी, कह रहा है आर्कियोपेटेरिक्स है क्या? आर्कियोपेटेरिक्स जो है यह क्या है साथी? थोड़ा सा यहाँ पे आपका टफ थोड़ा सा शब्द है तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, हो जाएगा। आर्कियोपेटेरिक्स जो है ये क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा साथी क्या? तो जुरेसिन युग का सर्व पुरातन पक्षी है। क्या है? जुरेसिन युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोपेटेरिक्स। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हम बात कर ले अगर इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
आर्कियोप्टेरिक्स पहला ज्ञात पक्षी है। इसकी उत्पत्ति आपका जूरासिक काल में हुआ था, अर्थात हम अगर बात कर ले अभी के समय में तो हम इसका 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, इस जीवाश्म में पक्षी में पक्षियों एवं डायनासोर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं साथ ही, और यह प्राणी जो है, यह पक्षी का विकास सरीप प्रीतों से हुआ है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में बस इतना याद रखेंगे। वैसे इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, तैयार रहिएगा पहले से। बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ दे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है स्प्रिंग जो है, स्प्रिन यह क्या है? स्प्रिन जो है साथी क्या है? तो स्प्रिन जो है यह आपका हो जाएगा क्या है, तो यह आपका क्या है साथी? एंटीप्रेटेटिक है। ठीक है, एंटीपायरेटिक है साथी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है यह क्या है, तो याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा साबुन। ठीक है, साबुन जो है यह क्या है, तो अपमार्जक है। अपमार्जक क्या होता है, तो साथ ही अपमार्जक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधक अभिकर्ता का होता है। यह साबुन के ऊतक होते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? रेडियोधर्मी जो पदार्थ है यह क्या उत्सर्जित करता है, तो यह आपको उपयुक्त सभी उत्सर्जित करता है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण जो है ये सभी उत्सर्जित करते हैं। तो यह आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ की हम अगर चर्चा करें साथी, तो यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा किरण सभी उत्सर्जित की जाती है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा कण का उत्सर्जन होता है तो उसे हम परमाणु भार या फिर परमाणु क्रम में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। हम बात करें अगर आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत जो किए जाते हैं कैसे होता है साथी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से आप लोग कर दीजिए। तो याद रखना है जो डॉल्फिन वर्गीकृत है यह किस वर्गीकृत के अंतर्गत आएंगे, तो यह स्तनधारी में आएंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कई बार बताया गया है कि कौन कौन से जंतु हैं जो कि किस किस वर्ग में आते हैं, कई बार बताया गया आपको है। कह रहा है जब हम बकरी या फिर भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि जब हम बकरी या फिर भेड़ का मांस खाते हैं तो हमें उस समय क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कर दीजिए। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अगर हम चर्चा करें इसके बारे में तो याद रखेंगे बकरी, भेड़ और अन्य शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर हम कह लें इसको हेट्रोप्ट भी इसको कहा जाता है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाला कोई भी जानवर द्वितीय उपभोक्ता या फिर विषमपोषी होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ज़्यादा हम टफ शब्द नहीं बोलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं जो दिन कितने लगते हैं। बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है, आप लोग पुराना वाला जो मेरा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है वो सब भी देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें आपका रंजीत आईएएस सर का हम बात कर लें, रुक्मणी पब्लिकेशन का है, किरण पब्लिकेशन का, ये सब देखा कीजिए। उसमें भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कंफर्म है कि आपको वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 365.25 दिन जो है यह क्या होता है, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। यह आप लोग याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं तो कहता है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है यह कौन है साथी, कई बार बताया गया है। तो यह आपको कौन है, शुक्र है। और शुक्र को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सा है। आपका हिमालय है, एडिज है, और भी आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, रॉकी है और आपका आल्प्स है। इसमें से कौन सा है, जल्दी से आप लोग कर दीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा साथी क्या, जल्दी से बता दीजिए आप लोग यहाँ पे। तो एडिज जो है ये सबसे बड़ी श्रृंखला है किसका, तो पर्वत का। ठीक है, विश्व में, इसको आप लोग याद रखेंगे। हम अगर थोड़ा सा इस पर बात भी करना चाहें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके बारे में।
कि जो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज है और यह दक्षिण अमेरिका से पश्चिम तट पर टेरा डेट फ्यूगो से पनामा तक का लगभग, अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लें तो यह आपका 4700 के आसपास, साथ ही ध्यान दीजिएगा 4700 के आसपास मील तक यह फैला हुआ पर्वत श्रृंखला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विश्व का, ध्यान दीजिएगा, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बृहत्तम जो डेल्टा निर्मित होता है विश्व का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो मिसिसिपी मिसौरी द्वारा। ठीक है, याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न है थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आपका प्रश्न नंबर 44 पे हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा आपका सुंदरबन, जो कि गंगा, ठीक है, कहाँ है, गंगा हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, पद्मा आदि नदियों से बंगाल की खाड़ी निकलने में योथ जलाधर से निर्मित होती है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा साथी यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे साथी जो आपका ऑप्शन दिया गया है यह अटपटा सा दिया गया है, इसलिए शायद आपको समस्या हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो दिए गए हैं वो थोड़ा सा अटपटा टाइप का दिया गया है, इसलिए आपको समस्या देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जो इसके राइट आंसर होंगे साथी यह आपका ऑप्शन नंबर, मेरे अगर बात कर लें तो हमको लग रहा है साथी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लग रहा है कि होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, एक बार गूगल कर लीजिएगा आप सभी, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगा हम आपको गलत चीज़ नहीं बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम कन्फ्यूज़ हैं, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, तो कहते हैं कपास उद्योग जिन कच्चे माल का आश्रित है वह है, कौन सा है वह, तो वह आपका कौन सा है साथी, तो हो जाएगा यह आपका भार आसमूलक। ठीक है, क्या हो जाएगा, भार आसमूलक। याद रखना है आप सभी को कि कपास की अगर हम बात कर लें तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप, यहाँ पे याद रखिएगा भारत के बारे में साथी, भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो भारतीय वस्त्र उद्योग की हम बात कर ले तो यह कपास महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराता है। भारतीय वस्त्र उद्योग में कपास प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर रेशम आधारित वस्त्र बुना कर बनाता है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, कहाँ हुए हैं। देखिए हम बहुत बार बताए हैं आपको, भारत का जो पूरा भौगोलिक संरचना है, बिहार का जो पूरा भौगोलिक संरचना है वो आपको कई बार बता दिए हम। तो यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित हुए हैं इसके अलावा और कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर मेरे द्वारा बात की जाए तो। इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथी क्या होगा, पेलजोइक महाकल्प हो जाएगा। ठीक है, पेलजोइक पीरियड जो है इसके बारे में हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो पर्वत का निर्माण आपका पेलजोइक महाकल्प में हुआ था, और मछली, उभयचर, आर्थ्रोपोड्स ये सब है जो ये कहाँ का है, तो यह पेलजोइक युग के ही हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना होगा साथी पेलजोइक पीरियड को। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है आपका यहाँ पे गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है क्या। गंगा के मैदान की जो पुरानी कछाड़ मिट्टी है यह क्या कहलाती है, तो यहाँ पे साथी इसका जो होगा यह आपका भांगर कहलाता है। क्या कहता है, बांगर। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आपका यहाँ पे आपका भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, कौन सा था, जल्दी से बता दीजिए। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही थी साथी यह कौन सा था, तो वर्ष 1992 से लेकर 97 तक रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना आपको बताया गया है, याद रखेगा पंचवर्षीय योजना के बारे में साथी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1992 से 97 तक है, जो कि यह काफ़ी सफल रहता है। और इस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य होता है क्या होता है, तो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य की बात की जाती है।
ठीक है। इसमें अगर हम बात कर लें साथी, तो यह पंचवर्षीय योजना में 5.6 दर वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 6.7 दर वृद्धि दर जो है यह प्राप्त किया जाता है। तो काफ़ी बेहतरीन यह पंचवर्षीय योजना रहा था। आगे हम बात कर लें तो कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। कहाँ है? तो याद रखना है आपको, यह आपका तुंगभद्रा नदी पर है। कहाँ है? तुंगभद्रा नदी पर है। और तुंगभद्रा नदी कहाँ है यह मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि साथी तुंगभद्रा नदी जो है यह बंगलुरु से लेकर लगभग हम बात कर लें तो यह आपका 255 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां पे लोहा इस्पात के कारखाने के लिए यह काफ़ी फेमस नगर है। आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ पे भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा है? आपके सामने अलग अलग राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे बता दीजिए वह कौन सा राज्य है जो कि भारत में पटसन उत्पादन के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है, सर्वाधिक अग्रणी राज्य है। इसका राइट आंसर जो होगा साथी क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल साथी यह सबसे अग्रणी राज्य है। किस लिए? तो पटसन उत्पादन के लिए। उसके बाद कौन सा राज्य है? तो उसके बाद साथी आपका असम आता है, फिर आपका उड़ीसा आता है, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय। तो इस प्रकार से आप लोग क्रम के अनुसार याद रखेंगे। हो सकता है आपको क्रम दे दिया जाए तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात कर ले तो कहता है कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। कौन सा है? तो कोशिका में जो अधिक जो पदार्थ पाए जाने वाला है वह आपका जल है साथी। ठीक है, क्या है? जल है। याद रखेंगे जल जो है यह सबसे अधिक पाए जाने वाला पदार्थ है कोशिका में, और जल आवश्यक है क्योंकि कोशिका में जल के अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम जैसे जैव अणु कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो प्राप्त होता है साथी वह किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना है यह आपका डहेलिया से। अब डहेलिया क्या है साथी? तो याद रखिएगा डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन मुख्यतः कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह भी अगर बात कर लें तो यह भी मुख्यतः प्रोटीन का होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे डहेलिया के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी यहाँ पे हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को जो है साथी किस क्षेत्र के लिए या फिर कह लें किस आविष्कार के लिए उनको सम्मानित किया गया था? तो याद रखना है जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में साथी। तो यहाँ पे याद रखेंगे हरगोविंद खुराना जो थे यह जीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए थे और अनुवांशिक कोड की खोज किए थे। किस चीज़ की खोज किए थे? अनुवांशिक कोड की। कब किए थे? वर्ष 1968 में साथी, याद रखना है आप सभी को। और यह एक अमेरिका के रहने वाले एक चिकित्सक विज्ञान के व्यक्ति हैं। चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र के यह साइंटिस्ट है जो कि इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक सेकेंड, थोड़ा क्लियर होने देंगे साथी आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है इसमें से कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। आपको कई बार बताया गया है यह पुष्प के बारे में, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? लेप्लेसिया जो है यह सबसे बड़ा पुष्प है, फूल है संसार का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तने की काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तने की जो काट है यह आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो जो कि इसका राइट आंसर होगा साथी क्या हो जाएगा? तो आपका गन्ना होगा। ठीक है, शुगर कैन किया जाएगा इसका राइट आंसर आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। कहता है मटर पौधा है। क्या है? मटर जो पौधा है कई बार बताया गया है। देखिए प्रश्न जो है हम बार बार आपको इतना जो प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं वो क्यों करा दिए हैं, और यहाँ प्रैक्टिस सेट आप लोग करके एक चीज़ तो देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से पृथ्वी जो है यह आपको हर चीज़ यहाँ पे
कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई चीज़ देखने को मिल जाएगा दोबारा। उसी तरह से क्वेश्चन जो है यह भी घूमते रहते हैं। और इस प्रकार से साथी आप लोग पहले वाला वीडियो देखिए, कई बार ये सब क्वेश्चन जो है करवाया गया है। मटर जो है क्या है, तो मटर जो है यह आपका हो जाएगा क्या है, पुष्प है, जाहिर सी बात है, सॉरी शाक है, क्या है, शाक है। ठीक है, मटर जो है यह आपका शाक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, और एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे साथी कि जो मटर यह पौधा है, यहाँ पे आपसे पूछ देगा तो अनुवांशिकता की जो खोज की गई थी, जेनेटिक की जो खोज की गई थी, तो किस पौधे पे की गई थी, तो यह मटर के पौधे पे सर्वाधिक क्या किया जाता है, तो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विकास का मुख्य कारण है क्या, विकास का जो मुख्य कारक है वो क्या है, जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पे आंसर कर दीजिए। तो इसका जो मुख्य कारक हो जाएगा साथी वो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी बता दीजिए। तो यह आपका होगा साथी प्राकृतिक आवरण। ठीक है, याद रखना है साथी आप सभी को कि विकास का मुख्य कारक आपका प्राकृतिक आवरण है, प्राकृतिक वरण है, जिस प्राकृतिक द्वारा किसी जनसंख्या में किसी कोई जैविक गुण या कह लें हम कम या अधिक होता है, उसी तरह के प्राकृतिक वरण या फिर नेचुरल सिलेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, कैसे आंकी जाती है साथी, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दें। यह आपका होगा ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो यूरेनियम लेड विधि से। ठीक है, सर्व प्राचीन सेल समूह जो आंकी जाती है यह आपको किस तरह से, तो यूरेनियम लेड विधि से आंकी जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एक सेकंड साथी, यहाँ पे आपका एक प्रश्न छूट गया था। चलिए, कह रहा है आपका मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन देख लें और जल्दी आप लोग आंसर कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मृदाओं को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है साथी, किसके बारे में आपको याद रखना है, तो मृदा संरक्षण के बारे में। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई गई है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, जल्दी से बता दें, जिसमें क्या होगा। तो यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर क्या, चूना पत्थर होता है। क्या होता है, चूना पत्थर होता है। इस प्रकार से राइट आंसर होगा। हम बात करें अगर इसके बारे में, तो यहाँ पे समझिएगा कि इसमें मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इस प्रक्रिया में सामान्यतः लाल मृदा का निर्माण होता है। जैसे हम कह लें हेड, इस प्रकार की मृदा की परत कहीं मोटी व कहीं पतली हो जाती है। इस प्रकार से इस मिट्टी के बारे में साथी आपको याद रखना होगा, चूना पत्थर के बारे में। आगे चलते हैं। तो आगे अब आता है आपका मैथ और रीजनिंग का। तो साथी पहले हम जीएस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम मैथ रीजनिंग करेंगे। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और जिन साथी को पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग का पीडीएफ मिल जाएगा। आप घर बैठ के निश्चिंत से बनाइएगा। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम जीएस की कंप्लीट करेंगे। तो जो यहाँ पे होगा साथी, आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हम क्लास ओवर होते ही आपको वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो 61 जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। हम पहले से हम इसको बनाकर रखे हुए हैं, आप सभी को सॉल्यूशन जो है वो हम पीडीएफ पे सेंड कर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा साथी 61 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 61 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 आपका मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में 10 दिए गए हैं मात्र, और उससे ज़्यादा नहीं दिया गया है, ठीक है। 62 की हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
63 की हम बात कर ले तो ये हम सभी कुछ बनाए हुए हैं पहले से ही। ये जो बुक है हम 3 दिन पहले मंगवाए थे, लेकिन क्लास थोड़ा सा हम नहीं ले पा रहे थे, यही सब सॉल्यूशन कर रहे थे, इसलिए हम नहीं ले रहे थे क्लास। अब आपका सारा सॉल्व हो चुका है तो हम आपका क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और ये क्लास रेगुलर होने वाले हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 63 का हम बात कर ले तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लेकर पीडीएफ को जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो है साथी ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप जितना अभ्यास करिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 64 का जो राइट आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 पे हम चलें तो इसका राइट आंसर आपका 65 का जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 66 की हम बात कर लें तो 66 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 67 पे हम चलते हैं तो 67 का जो राइट आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 68 पे हम चलते हैं, 68 का जो है यह क्या होगा, तो 68 का जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 का जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 जो है यह आपका क्या हो जाएगा, तो 70 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और उसके बाद आपका है, ध्यान दीजिएगा उसके बाद क्या है, तो आपका उसके बाद आता है साथी आपका फिर से जीएस के क्वेश्चन है, जो कि स्टार्ट करते हैं हम अपने जीएस के प्रश्नों को। तो स्टार्ट करते हैं साथी जीएस के जो क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, किस लिए महत्वपूर्ण रहा है, बिहार स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो मध्यकाल में अगर हम बात कर लें तो जो बिहार का जो नगर रहा है यह बिहार शरीफ जो है यह किस लिए महत्वपूर्ण रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, तो धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 होगा। 2 क्या कह रहा है, तो 2 कह रहा है विद्या के केंद्र में, जो कि बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय याद कीजिए, बौद्ध धर्म के समय में उसमें बहुत ही फेमस रहा है, और आपका धार्मिक केंद्र के रूप में, जो कि आपका दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिएगा, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, वह कौन व्यक्ति था जो कि जहांगीर के द्वारा उसको खान की उपाधि दी जाती है, तो यह आपका होगा साथी कौन, तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो था यह सबसे पहले जहांगीर के राज दरबार में आता है, याद रखिएगा कब आता है, तो यह आपको याद रखना हो साथी, यह कब आता है, तो यह शायद मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, यह शायद मेरे ख्याल से वर्ष 1908 में आता है। हाँ, मेरे ख्याल से वर्ष 1908 में यह कहाँ आता है, तो जहांगीर के राज दरबार में आता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसने अपने, हम बात करें तो यह सम्राट जो था इसको, यह आपको जहांगीर को मना लेता है, प्रसन्न कर लेता है, और हॉकिंस को 400 मनसब तथा खान की उपाधि प्रदान की जाती है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आज का थोड़ा सा क्लास आपका पहला ये वीडियो है ना, यह आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा पहला है, इसलिए आपको अटपटा लगेगा, शायद थोड़ा सा मतलब कह लें आपको बोरिंग टाइप का लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आपका बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया जाएगा, सब कुछ बेहतर ढंग से बताया जाएगा, वहाँ पे आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता है, जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा क्षेत्र है, तो वह आपका हो जाएगा साथी कौन सा, याद रखना है, यह आपका होगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो कह रहा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन कल ही हम चर्चा किए हैं और आज आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसका जो अंतिम जो शासक था वो मोहम्मद शाह था। अगर हम बात कर ले इसके बारे में तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि यह 1739 का समय होता है। ठीक है, 1739 समय में साथी मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, जो कि वर्तमान में आप देखेंगे तो इंग्लैंड के जो महारानी होते हैं या फिर महाराजा होते हैं, क्राउन जिसको कहते हैं, उस क्राउन के जो मुकुट हैं, जो ताज हैं, उस पे आपका साथी यह हीरा लगा हुआ है। ये हीरा किसका है, तो यह हीरा अपना है, अपने भारत का है। ठीक है, जो कि इसको आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेशिया
वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना गया है? जल्दी से बता दें, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला जो देश है ये कौन बन गया है? तो इसको याद रखेंगे, यह आपका हो गया साथी कौन? तो ईरान। ठीक है, कौन बन गया है? ईरान बन गया है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। कौन सा कानून है? जल्दी देख लीजिए। एक धार्मिक अक्षमता कानून है, और भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। उसके बाद है सती निषेध रेगुलेशन। उसके बाद आपका हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून है, और राज्य हड़प नीति है। इसमें से कौन सा था? जल्दी से आप लोग बता दें। यहाँ पे बता दीजिए आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर कौन सा था? तो साथ ही यह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या है? तो 1 देख लेते हैं हम लोग, क्या था 1 था आपका धार्मिक अक्षमता कानून, और 3 क्या है? तो 3 है आपका विधवा पूर्ण विवाह कानून, हिंदू विधवा पूर्ण कानून। अब इस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही वर्ष 1873 की पहले हम बात करेंगे। तो एक अनुसार, इसके अनुसार कोलकाता में लगभग, अगर हम बात कर लें, एक सेकेंड, तो कोलकाता की हम पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोलकाता में लगभग यह, आपको एक सेकेंड साथी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे थे। हम आपको बता रहे हैं कि वर्ष 1893 का समय था। उस समय एक अनुमान लगाया जाता है कि कोलकाता में लगभग 12,718 क्या थी? तो वेश्याएं रहती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनकी इस हालत को परिनिर्माणित करने के लिए हमेशा प्रयास करते थे, मतलब बदलने का प्रयास करते थे। इसमें अक्षय कुमार दत्त के सहयोग से ईश्वर चंद्र विद्यासागर विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। साथ ही ये आप पढ़ेंगे, जब आधुनिक भारत के इतिहास को आप पढ़ेंगे, उसमें आपका एक चैप्टर आता है सामाजिक पुनर्जागरण। उसको आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे राजा राम मोहन राय आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, स्वामी विवेकानंद आते हैं, सरस्वती आते हैं, ये सभी आते हैं। तो आप लोग को वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत ही परिवर्तनशील रहता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे यही था साथी आपका ऑप्शन नंबर क्या था? तो यह आपका ए था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह किसके प्रयासों से किया गया था? यहाँ पे तो आप लोग समझ गए होंगे ना, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया गया था। आगे हम बात कर लें तो देखिए, कहता है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई और कैसे हुई? मॉडर्न हिस्ट्री का यह क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। तो रेगुलेटिंग जो होता एक्ट था, यह आपका 1773 में आता है। पहले ही हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं। अब आप लोग बताइए कि जो स्थानीय यहाँ पे बात की जा रही है, प्रांतीय सभा की स्थापना जो की जाती है, यह बिहार में कब की जाती है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कब? तो 1774 में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के तहत में रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को गतिविधियों को ब्रिटेन सरकार की निगरानी में लाना था, जो कि उस समय देखेंगे आपका प्लासी का युद्ध होता है कब? तो आपका 1757 में। फिर आपका बक्सर का युद्ध होता है कब? 1764 में। ये सभी जो होते हैं ना, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उस भ्रष्ट अधिकारी को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके द्वारा एक एक्ट आता है, और इस एक्ट को हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के बाद आपका भारतीय संविधान का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है, जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं। आपका 1773 में आता है, 1784 में आता है, 1856 में आता है। इस तरह से आपका देखेंगे कि एक चैप्टर है आपका भारतीय संविधान का विकास, तो उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ पे महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? देखिए प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के वह कौन से सुधारक थे जिनको लोकहितवादी कहा जाता है? जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा साथी कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। यह आपका ऑप्शन नंबर साथी गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। गोपाल हरि देशमुख, जो कि इन्हें महाराष्ट्र में लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है, और महाराष्ट्र में यह सर्वपक्षीय सुधारवाद के
प्रणेता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इनको क्या कहा जाता था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, यह साथी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, जो कि और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, जल्दी बताइए, हम आपको बताए हैं कौन थे, जल्दी आप लोग को बता दीजिए, कमेंट में आप लोग बताइएगा, हम कई बार बताए हुए हैं आपको, तो जल्दी आप लोग बताएंगे। कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति का कारण वर्ष 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसके द्वारा यह जो मांग था, इसके कारण, इस वजह से आपका 1899 में जो दंगा होता है, इसका जो वजह था, यह किसके कारण हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो साथी याद रखना है नादरा। ठीक है, नादरा जो था, याद रखिएगा, नादरा की अगर हम बात कर लें तो नादरा के द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण वर्ष 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा आपका यह दक्षिण भारत का जो आप लोग नाम होता है, थोड़ा सा अटपटा होता है, इस बात से आप लोग भी परिचित होंगे, तो थोड़ा सा आप लोग नाम को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दे रहे हैं, तो उस तरह से साथी थोड़ा सा, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग मध्य भारत के रहने वाले हैं, दक्षिण भारत का जो शब्द है थोड़ा सा वहाँ पे अलग है। वहीं हम बात कर लेकर उत्तर भारत के आप शब्दों को अच्छे से बोल पाएंगे, लेकिन दक्षिण भारत का जो नाम होता है, सब नाम अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। कह रहा है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा वर्ग था जिसको आकर्षित करने में सक्षम होते हैं सर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो याद रखना है, यह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो बुद्धिजीवी वर्ग। ठीक है, याद रखिए साथी, जो धर्म सुधार आंदोलन होता है, समाज सुधार आंदोलन होता है आपका 19वीं शताब्दी में, तो किसके द्वारा होता है। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता है, भारतीयों को कुत्ता कहा जाता है, काले लोग कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भारतीय जो बुद्धिजीवी व्यक्ति उभरे हैं, जो कि अच्छे ढंग से वह पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो फिर वो सोचे कि हमारे भारत के बारे में अपमान किया जा रहा है, हमारे भारत के जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक ग्रंथ है, उसको दबाया जा रहा है, और उसको फिर से उठाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी वर्गों का उदय होता है, जिसमें हम बात कर लें तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी का योगदान होता है, विद्यासागर का योगदान होता है, स्वामी विवेकानंद का योगदान होता है, रामकृष्ण परमहंस का योगदान होता है। आप बात कर ले हम तो साथ ही यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी का योगदान होता है। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जिनका योगदान था, जो इस कारण से भारत के साहित्य, भारत के इतिहास फिर से जागृत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का जो आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह आपको क्या है, जल्दी से बता दें तो याद है उत्पाद कर। ठीक है, क्या है, एक्साइज ड्यूटीज है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा यहाँ पे साथी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दें। आपका इकोनॉमिक का प्रश्न है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो मुद्रा की मात्रा। ठीक है, मुद्रा की जो मात्रा है यह आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में भी। मुद्रा या फिर हम कह लें पैसा या फिर कह लें हम धन, ये उस रूप को कहते हैं जिसके दैनिक जीवन में क्रम और विक्रय होती है। ठीक है, जो लेन देन होती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, धन कहते हैं, पैसा कहते हैं, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया, देखिए बहुत बार बताया गया है, बहुत बार आपको बताया गया है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा जो अंगीकृत किए गए हैं यह कब किए गए हैं। तो साथ ही यह आपको याद रखना होगा,
कि यह जो है आपका 26 नवंबर वर्ष 1949 को किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वहीं आपसे पूछ देगा तो यहाँ पे यह भी आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को अंगीकृत तो आपका 26 नवंबर वर्ष 1949 को किया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको लागू कब किया गया है, तो साथ ही यह आपको 26 जनवरी वर्ष 1950 को किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। और हम इसी के रूप में अगर बात कर ले तो 26 जनवरी को विशेष रूप से इसे ऐतिहासिक महत्व देने के कारण इस दिन को हम प्रारंभ दिन के रूप में मानते हैं और इस दिन को आपका रिपब्लिक डे के रूप में जाना जाने लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ हम आपको और भी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि यहाँ पे 26 जनवरी जो है यह इम्पोर्टेंट क्यों है, तो याद रखेंगे 26 जनवरी वर्ष 1929 के समय जो हम बात कर लें तो इसी दिन कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण राज्य की जो संकल्पना की गई थी, पूर्ण स्वराज की संकल्पना जो की गई थी, यह आपको प्राप्त होता है। तो इस दिन को विशेष बनाने के लिए साथ ही आपका जो तिथि रखा जाता है वो 26 जनवरी वर्ष 1950 को रखा जाता है, क्या, संविधान को लागू करने के लिए। चलिए आगे हम बात कर लें तो कहता है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को जो निर्धारित किया गया है यह आपको याद रखना है, यह किस में किया गया है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथ ही यहाँ पे सी 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1976 में आपका होता है। ठीक है, इसमें जो भारत में जो केंद्र सरकार जो होती है वो कौन होती है, तो इंदिरा गांधी होती हैं। साथ ही ये आप लोग याद रखेंगे, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इन्हीं के समय में यह मौलिक अधिकार जो है आपका मौलिक कर्तव्य जो है इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। और शुरू में जो मौलिक कर्तव्य थे कितने थे आपके, तो 10 थे। ठीक है, उसके बाद एक और संशोधन होता है, उसके बाद आपका 11 मौलिक कर्तव्य कर दिए जाते हैं, जो कि वर्तमान में भी 11 मौलिक कर्तव्य ही हैं। आगे हम बात कर लें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके। संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं यह किसके उत्तरदायी होते हैं, जल्दी से आप लोग बता दें। क्या वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद के प्रति या फिर केवल लोकसभा के प्रति, किसके प्रति होते हैं, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथी यह आपका, ऐसे तो हम अगर बात कर लें तो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं यह आपका किसके उत्तरदायी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मंत्री परिषद के अंतर्गत उत्तरदायी होंगे। लेकिन जो है यहाँ पे ऑप्शन मंत्री परिषद नहीं दिया गया है, तो आपका क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो इसका साथ ही राइट आंसर जो होगा वो आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम बात कर लें इनके बारे में तो साथी यहाँ पे समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 75, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। जो कि आपका एक सेकंड साथी, यहाँ पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी की बात अगर की जा रही है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ इसका थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे मेरा तो मानना है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं जब मंत्रिपरिषद होते तब, लेकिन यहाँ पे मंत्रिपरिषद तो है नहीं, तो राष्ट्रपति नहीं, आपका यही हो जाएंगे। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर साथ ही डी हो जाएगा इज राइट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हैं, इसलिए आप लोग देख ही लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे हम बात कर ले तो कहता है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है, जल्दी बताएं। तो भारत के राष्ट्रपति को आपका कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है, तो साथ ही याद रखना है उनको, आपका क्या है, तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो अधिकार है यह आपको याद रखना है कि यह जो है यह उनके पास नहीं है। ठीक है, यह क्या है, तो यह आपको महाभियोग कर लें या फिर बहुमत के आधार पर कर लें, इस आधार पर हटाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के पास नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति इनका चयन कर सकते हैं, राष्ट्रपति इनको पद पर बैठा जरूर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं तो कहता है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं, जल्दी बता दीजिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग बताइए,
तो इसलिए कहते हैं क्योंकि साथी इसे विखंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा विखंडित कभी नहीं होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। जब आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए तो आप लोग गलती मत कीजिएगा। विखंडित कौन सा होता है? लोकसभा। लोकसभा में जो होता है निर्वाचन होकर, जो भी सदस्य हैं वो निर्वाचन होकर जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो है यह सदस्य जो है यह मनोनीत होकर जाते हैं, ना कि निर्वाचन होकर। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं तो कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? राज्य की विधायिका की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या सम्मिलित है जल्दी से आप लोग बता दें। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा साथी? तो याद रखना है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, यह क्या है? तो राज्य के विधानमंडल में सम्मिलित होते हैं, जो कि आसान शब्द था, आसान था, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम बात कर ले अगर इसके बारे में तो यह आपको कुछ खास नहीं है, बस इतना ही आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, यह है आपका कौन सा अनुच्छेद में? देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो होगा आपका साथी कौन सा होगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। तो यह आपका साथी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352(3) में केवल एक बार कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा जारी नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित ना करता हो। ऐसी घोषणा जारी ना किया जा सकता हो, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात कर लें तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कब नहीं की जा सकती है? जब क्या हो आपके सामने? तो याद रखना है आपका, जब क्या हो तो यह किसी भूभाग के सम्मिलित, एक सेकेंड यहाँ पे साथी ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? यहाँ देख लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप क्या कर सकते हैं? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह आपको याद रखना होगा। नागरिकता की बात की जा रही है तो आपका नागरिकता अधिनियम वर्ष 1995 के अनुसार भारतीय नागरिकता 4 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। कौन है? एक जन्म के आधार पर, एक वंश के आधार पर, एक पंजीकरण और एक समीकरण के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो आगे आपका कह रहा है कि आम चुनावों में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया है। यह किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो साथ ही यह जो था यह आपका 61वां संविधान संशोधन में किया गया था, जो कि 21 वर्ष से घटाकर यह आपको 18 वर्ष कर दिया गया था, और यह संविधान संशोधन वर्ष 1888 में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं वह कितने व्यक्ति किया जाते हैं? तो याद रखना है आपको 12। ठीक है, जो कि वर्तमान में अब यह व्यवस्था हट गया है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा में जो मनोनीत करने के जो लोकसभा में कितने? तो दो थे याद रखिएगा, जो कि एंग्लो इंडिया थे एक और कोई थे, जो कि अब हट गए हैं। क्यों हट गए हैं? क्योंकि एंग्लो इंडिया उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज के वंशज थे, अंग्रेज के लालन पालन वाले बच्चे थे, तो उनको एंग्लो इंडिया कहा जाता था। उनको भी संविधान के अंतर्गत उनको भी संसद में पार्टिसिपेट किया जाता था। लेकिन अब बहुत साल आज़ाद हुए, बहुत पुराना वर्ष हो गया है, तो अब एंग्लो इंडिया को हटा दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो यह आपका अनुच्छेद किसके अंतर्गत होता है यह भी आपसे पूछ देगा। तो साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा कि राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है यह आपका 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 243 सदस्य राज्य और संघ क्षेत्र से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, जो कि इसको आप लोग याद रखिएगा, और 12 जो है ये मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं? जल्दी से बता दीजिए। यह आपका बहुत ही बेहतर प्रश्न है, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8 हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप लोग ऑप्शन को देख लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, फिर हम अपना ऑप्शन को आपके सामने रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप क्या होगा साथी, जल्दी से आप लोग बताएं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है यह क्या है, तो परिवर्तनीय है। समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे बात भी करेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं अधिकार, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आपका उन आदर्शों को सूचीबद्ध करते हैं जिनके विभिन्न कानून और नीतियों को लागू करने में राज्य द्वारा ध्यान रखना जाता है। तो इसमें दोनों में अलग है, थोड़ा सा अलग है, इस तरह से याद रखिएगा। एक में व्यक्ति को अधिकार है तो दूसरा में राज्य सरकार को यह कार्य सौंपी जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है, जल्दी से बता दीजिए। तो यह आपका हो जाएगा साथी कौन सा, तो ऑप्शन नंबर याद रखे हैं डी, क्या हो जाएगा 80:20 है। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। यह जो है यह आपका 2011 के जनगणना के मुताबिक बताया जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर हम बात कर ले लिंग अनुपात की, तो यह आपका 940, ध्यान से समझिएगा, 940 महिलाओं पर आपका लगभग 1000 पुरुष हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की हम बात कर ले अगर बिहार की, तो यह आपका 382 प्रति व्यक्ति है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावना भी बनती है और नहीं भी। बिहार द्वारा कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है। देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगभग 36%। ठीक है, याद रखेंगे, लगभग 36% इसका होता है क्या, तो यह आपका खनिज उत्पादन का प्रतिशत है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें हम अगर बात कर लें तो 21.9% जो है यह आपका लौह अयस्क हो जाता है, 17.61% चूना पत्थर है, 11.7% आपका बॉक्साइट है। ये सभी आप लोग याद रखेंगे। कुल राजस्व आय की हम अगर बात कर ले तो यह आपका 95% हिस्सा मुख्य खनिज एवं 5% आपका गौण खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है, हर चीज़ हम तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं क्योंकि इतना आपको बड़ा से बड़ा कोचिंग सेंटर में भी नहीं बताया जाता होगा। देखिए, थोड़ा सा साथी गड़बड़ सरबर कहीं हो जाए तो आप लोग शांतिपूर्वक कमेंट कर दीजिएगा, हम उस चीज़ को बदल देंगे। लेकिन ठीक है, इस तरह से आप लोग क्लास को बस पूरा देखिएगा और प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है बोलने में, पूरा दिमाग एकदम बताएं, इतना गर्मी में क्या आपको बताएं, कितना मतलब हम ही जानते हैं कितना प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपकी एग्ज़ाम बहुत कम वक्त है, इसलिए हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। कह रहा बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कितना होगा, तो याद रखना है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी क्या हो जाएगा, तो यह 30 से 40% होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। तो आगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तो कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसमें जल्दी बता दीजिए। 98 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। तो याद रखना है साथी, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो याद रखना है बिहार राज्य वित्त निगम। ठीक है, बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, यह भी आपसे पूछ देगा। तो वर्ष 1994 में हुआ था, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, FFC अधिनियम वर्ष 1991 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, आगे जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है यह कब पारित हुआ था साथी, जल्दी बता दीजिए। तो यह आपका हुआ था वर्ष 1908 में। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी एनसीटी अधिनियम वर्ष 1908 में एक भूमि अधिकार कानून है जो कि अंग्रेजी द्वारा स्थापित झारखंड के आदिवासी आबादी के लिए की गई थी। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा। आगे हम बात कर ले तो कहता है सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। 95 की बात की जा रही है, याद रखेगा। तो 95 की अगर हम बात कर लें तो उस समय जो था यह आपका 55 था। कितनी थी, तो 55 था साथी, याद रखेंगे, जो कि इसके बाद आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आपका जो वर्ष 2000 ईस्वी में जब आपका
बिहार और झारखंड का विभाजन होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उस समय बिहार का जो जिलों की संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जल्दी यहाँ बता दीजिए, यहाँ पे यह जो कथन है वो इसमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो हम बात करें साथी तो यह आपका उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है यह आपका क्या हुआ था साथी, तो यह आपका 1784 में 1748 में साथी मॉन्टेक्यू के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक सरकार के भीतर विधि और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित करता है। यह पुस्तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। किसके द्वारा की गई थी, तो यह आपका मॉन्टेक्यू के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सब कुछ आपको बता दिए हैं। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा है, जिसमें लोग स्वतंत्रता और समानता और राज्य के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छायित होते हैं। तो इस प्रकार से इस पुस्तक के बारे में आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है जो आपका 102 पे पहुंच गए हैं। कहता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB किस शहर में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा, जो कि करेंट अफेयर का यह प्रश्न है। जल्दी से आप लोग कर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा लंदन। ठीक है साथी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिक्ष ऑपरेशन हब बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और यह बहुपक्षीय विकास बैंक बहुपक्षीय विकास परियोजना के लिए आधारित है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए हम हर चीज़ आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, चाहे वो आपका GS हो, बिहार स्पेशल हो, करेंट हो, सब हो। अब आपका मिसलेनियस है, इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है साप्ताह का पूर्ण रूप क्या है, साप्ताह का पूर्ण रूप जो है क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बता दीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन दे दिए हैं, देख लीजिए आप सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी यह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साउथ एशिया प्रिफरेशन ट्रेड एग्रीमेंट जो है यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि करेंट का मुद्दा है, मिसलेनियस का मुद्दा है। साप्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधित बाधाओं को दूर करना है। ठीक है, तो आपसे पूछ दे कि साप्टा क्या है तो आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, कहता है किरण नादर को कल्ला क्षेत्र में योगदान के लिए किस देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा जल्दी बताएं। यह आपका होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहता है किसने हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानववादी पुरस्कार दिया गया है, जल्दी बता दीजिए संतोकबा मानववादी पुरस्कार किसे दिया गया है हाल ही में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथी दयाबाई को दिया गया है। ठीक है, अब ये दयाबाई कौन है समझ लीजिए, इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेंट का मुद्दा है। तो साथी दयाबाई की अगर हम बात कर लें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट इंजीनियर, नवाचारी, शिक्षावादी और स्थायी विकास सुधारक सोन वाचुवक को प्रतिष्ठित सदा कोच मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पहले तो हम आपको ये बता दिए हैं कि जो यह सदा संकोच व मानवाधिकार जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये हमको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे आपका कौन, तो दयाबाई के बारे में। तो दयाबाई जैसा थी, इनके बारे में हम बात कर लें तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, दयाबाई के बारे में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग से उपयोग किया जाता था, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा में जो बर्तनों का जो प्रयोग किया जाता साथी ये याद रखना है आपका लाल। ठीक है, इसको हम मृत भांड भी कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे चलिए, आगे हम बात कर ले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्ण किसको समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह किसको समर्पित है, तो याद रखना है आप सभी को। यह जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा यह आपका होगा साथी
सोम और इस पे पर नामकृत देवता को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की जो दर है यह क्या है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा आपका साथी क्या, तो 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6 है। इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। जल्दी से बता दीजिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आजीविकों ने। ठीक है, किसने किया था, आजीविकों ने। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया था। बराबर की गुफा बिहार प्रांत में गया जिले में पड़ता है, जो कि आपसे पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जब गया जाएंगे आप सभी तो आप लोग देखेंगे ट्रेन पे से ही ये बराबर की गुफाएं दिखती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्व कालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ जो है यह कौन कहलाता है, तो साथ ही यह आपका 12 अंग कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपिंग और 10 आपका पर्णिंग, 6 आपका छंद्र सूत्र है, 4 आपका मुत सूत्र है, जो कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पे इसको याद रखना होगा ये सभी के। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो इसमें समृद्ध राज्य आपको पहचानना है साथी खनिज उत्पादन के क्षेत्र में। अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आपका उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका राजस्थान हो जाएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, साथ ही आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा, फिर आपका बिहार होगा। बिहार में कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार से सबसे पीछे आपका खनिज उत्पादन के क्षेत्र में बिहार होंगे। जब से आपका बिहार और झारखंड का विभाजन हो गया है तो बिहार में बहुत ही कम मात्रा में खनिज उत्पादन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहता है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। जल्दी बता दीजिए, यह थोड़ा सा क्वेश्चन बेहतरीन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो यह आपका हो जाएगा साथी क्या, याद रखिएगा, यह आपका सिंदरी होगा। ठीक है, सिंदरी कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे झारखंड के सिंदरी में पहला उर्वरक प्लांट खुला था, जो कि देश में हरित क्रांति की ओर पहला कदम था। इस कारखाने की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1930 के समय में। याद रखना है आपको इसके बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लें तो यहाँ याद रखेंगे है क्या कह रहा है, यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर में वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से 2 गुनी हो जाएगी। अगले कैसे, कब होगी, अगले कितने वर्षों में होंगी, जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक प्रकार से कहा जाए तो ये कैलकुलेशन वाला आपका क्वेश्चन है। यह आपका होगा साथी 40 वर्षों में। ठीक है, 40 वर्षों में याद रखना है आपको, यह आपका अनुमानता है। तो आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे हम बात कर लें तो कहता है किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेंट अफेयर का मुद्दा है और करेंट अफेयर हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग इडोटेरिया का करेंट अफेयर को जाकर देख लीजिएगा। पूरे 6 महीना का करेंट अफेयर आपका कंप्लीट करवाया गया है वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ जरूर देखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दें। तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, रतन टाटा। ठीक है, हाल ही में साथी रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिए गए हैं, जो कि आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है आपका ये निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। देखिए महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात की जाए तो वो कौन सा होगा साथी, जल्दी बता दें। तो याद रखना है वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखेंगे अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में एशिया होता तो आपका एशिया होता, एशिया नहीं है इसलिए आपका क्या होगा, तो अफ्रीका हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। कहता है यह ध्यान दीजिएगा, साफ रातें मेघीय रातों की उपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, कैसे और क्यों। साथ ही यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा, विकिरण के कारण। ठीक है, रेडिएशन के कारण हो जाते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। साफ रातें बादल की रातों की तुलना में ठंडी होती है, क्योंकि रातें बादलों की पृथ्वी के लिए एक आवरण प्रदान करती है। कुछ गर्म दिन की हवा को हम
पगडंडी कहते हैं, जबकि बादल रहित रातों की हम कोई सुरक्षा नहीं होती है, इसलिए सभी गर्म हवाएं आकाश में ऊपर ठंडी होती है, जो कि आपका क्या होगा, रेडिएशन इज राइट आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका क्या, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए साथी, मिलान करना है आप सभी को, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए और अपने विवेक के अनुसार यहाँ पे अपना अपना आंसर देते चलिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथी, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम है, जो कि यह आपका मेरे ख्याल से सही है। एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको भी तसल्ली हो जाएंगे। अगर हम बात कर ले इसके बारे में, तो भूमध्य जलवायु दुनिया में अपेक्षाकृत कम क्षेत्रों में पाई जाती है। यह पूरी तरह से महाद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम भाग तक सीमित होता है, जो कि भूमध्य क्षेत्र में यह 30% 45% और उत्तर दक्षिण के बीच होता है। तो ये सभी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हम जितना बात आपको बता रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, तभी आपके लिए फायदेमंद है, नहीं तो एक कान से सुनिएगा और निकल जाएगा। बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो कि फ्लो में मुंह से निकलते हैं, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपको आने वाले समय में एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन हो तो मान कर चलिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन ना पूछा जाए। मान कर चलिए हम कुछ बता रहे हैं, उसमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए कह रहा है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर क्या, तो रांची, ठीक है। छोटा नागपुर जो पठार है ये कहाँ है, तो रांची में है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, तो कहता है दामोदर नदी निकलती है कहाँ से। दामोदर नदी देखिए हम बहुत बार बताए हैं आपको, दामोदर नदी जो है यह कहाँ से निकलती है, तो जल्दी बता दीजिए साथी। यह आपका याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से यह आपको निकलने वाली दामोदर नदी है, जो कि कोयल स्वर्ण रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लोग याद रखेंगे दामोदर नदी घाटी के बारे में। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो दामोदर नदी को। तो यहाँ पे आपको कितना फैक्ट बताए हैं आप ही लोग यहाँ पे देखिएगा। कहता है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, किसका है, पूर्वी समुद्रों का स्वामिनी जो है ये किसका नाम है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र का स्वामिनी के नाम से जाना जाता है, और यह हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपका साथी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है यह बिल्कुल समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा साथी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और टोटल यह 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि बहुत ही बेहतर ढंग से आपको करवाया जाएगा, और यह आपको टेलीग्राम पे PDF भी दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हो या फिर किसी राज्य के शिक्षक भर्ती के लिए हो, तो इस चैनल पे बहुत बेहतरीन ढंग से हर कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है, और जितना मेरे से बन पाता है हम ईमानदारी पूर्वक बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। तो बस साथी आपसे विनती है कि आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा जोरदार ढंग से, तभी हम आगे और भी बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए करवा पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।